हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ एडिटोरियल एक्सप्लेन्ड। ना अगर संविधान में देखा जाए तो कहते हैं भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक फेडरेशन भी है, बट साथ में हम यूनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जितना फेडरेशन है अक्सर उस पर काफ़ी सवाल उठते हैं, स्पेशली फिस्कल फेडरलिज्म में। और आज का आर्टिकल उसे ही डिस्कस करता है बाय टॉकिंग अबाउट हाउ मच ऑफ फाइनेंशियल पावर डज स्टेट हैव, और अगर है तो उस पर किस तरीके से सेंट्रल का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके बारे में आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरचार्ज और सेस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि फिस्कल फेडरलिज्म में अभी कौन कौन से थ्रेट हैं जो एग्जिस्टेंस हैं, और साथ में हम देखेंगे कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो जीएसटी में बोला गया है उससे किस तरीके से फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट होने लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सभी के बारे में थ्रू द एडिटोरियल जो कि अभी हिंदू में आया था, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है जो कि हम देखेंगे। ये डिस्कस करने से पहले आपको एक बेसिक बैकग्राउंड बता देते हैं कि रिसेंटली जो सेंट्रल ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी पेट्रोल और डीजल के ऊपर बाय ₹5 and 10 रिस्पेक्टिवली। एन आर्टिकल सेज दैट कि इसमें कुछ हद तक हिपोक्रेसी दिखती है, और उसी के बारे में वो डिस्कस करेगा कि किस तरीके से फेडरल बैलेंस सही नहीं है, ये जो एक्साइज और सरचार्जेस लगते हैं वेरियस आर्टिकल्स पे। तो चलिए वो जानने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि सरचार्ज और सेस क्या होता है। दोनों सिमिलर कैटेगरी के एक तरीके के टैक्स होते हैं जो कि टैक्स ऑन टैक्स होते हैं। मैं आपको जरा डिफरेंस बता देती हूँ इस चीज में। एग्जांपल देखिए, अगर 100 रुपए अगर आप 100 करोड़ की कमाई कर रहे हैं और उस पर अगर 30% का टैक्स लगता है तो आप 30 करोड़ का टैक्स पे करोगे, राइट। 100 आपके पास 100 करोड़ रुपीस आप कमा रहे हैं और अगर 30% टैक्स लगा तो आप 30 करोड़ का टैक्स पे करोगे। आप इमेजिन कीजिए अगर यही 100 करोड़ होते और इसमें 5% का टैक्स लगता तो आप 5 करोड़ पे करते, 5 करोड़, राइट। दिस इज व्हाट कॉल्ड टैक्स। टैक्स जो आपकी टोटल इनकम पे लगती है, टोटल इनकम पे आपकी टैक्स लगती है। लेकिन सरचार्ज और सेस का डिफरेंस क्या होता है, वो आपके टैक्स पे लगती है कि कितना आप टैक्स पे कर रहे हो उस पे लगेगी। जैसे अगर 5% का एजुकेशन सेस अगर आपका लगता है कहीं पे, तो 5% का एजुकेशन सेस अगर 5% टैक्स लगता तो आप 5 करोड़ पे करते। बट 5% एजुकेशन सेस है, इसका मतलब जो आप टैक्स पे कर रहे हो 30 करोड़, इसके ऊपर 5% लगेगा। इसका मतलब 1.5 करोड़ पे किया जाएगा इस इवेंट में। ये चीज समझ में आई। टैक्स ऑन टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द टैक्स इटसेल्फ। जो टैक्स होती है वो इनकम पे लगती है सीधा। 100 करोड़ थे, 30% टैक्स हुआ तो आपने 30 करोड़ का टैक्स पे किया है। और अगर 100 करोड़ पे 5% का टैक्स लगेगा तो 5 करोड़ पे करेंगे। लेकिन अगर 5% सेस लगेगा तो वो जो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है ना 30 करोड़, ये हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम जो है आपकी 100 करोड़, उसमें 30 करोड़ पे आप टैक्स पे कर रहे हो। इस 30 करोड़ पे आप टैक्स पे करोगे तो उस केस में क्या होगा, द पर्सन विल बी पेइंग द टैक्स ऑफ 31.5 इन दिस केस, 30 करोड़ एज अ नॉर्मल टैक्स एंड 5% जो आपका एजुकेशन सेस लगता है। इसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज और सेस दोनों ही एक तरीके के टैक्स, आपके टैक्स ऑन टैक्स होते हैं। पर दोनों में फर्क क्या होता है वो अभी हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर देखा जाए सरचार्ज और सेस के बीच में डिफरेंस होता है, वो मेनली पर्पस का होता है और किस तरीके से लगता है। इसमें आप एक चीज देखिए, जो सरचार्ज होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर इनकम पे लगता है। एक मिनिमम इनकम पैरामीटर होता है। जैसे इफ समबडी इज अर्निंग 10 करोड़ तो 10 करोड़ के ऊपर जो भी ऊपर अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर सरचार्ज लगेगा। या फिर आप बोलो 100 करोड़ के ऊपर अगर कोई अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर आपका एक सरचार्ज लग जाता है। जैसे 5% का लग गया तो मे बी आपका पहले कोई इंसान है 100 करोड़ कमा रहा था, 30 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स लगने लगा उस केस में और 5% का लगा सरचार्ज। इन दिस केस द पर्सन विल एंड अप पेइंग द टैक्स ऑफ 31.5 करोड़, राइट। 100 करोड़ दैट पर्सन इज अर्निंग, 30 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स लगा एंड 30 करोड़ के ऊपर 5% का अगर सरचार्ज लगेगा तो 31.5 करोड़ दैट पर्सन विल बी पेइंग इन दिस केस। इसे कहते हैं सरचार्ज, जो कि एक मिनिमम टैक्स इनकम पे लगता है। समझ में आया। अगर 100 करोड़ से आप ऊपर कमा रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सरचार्ज जरूर पे करेंगे जो कि टैक्स ऑन टैक्स होता है। सेस
सेस सेस लगता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक पर्पस अचीव करना चाहते हैं, जैसे हेल्थ हो, एजुकेशन हो। अभी रिसेंटली आपके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक्चुअली है जो कि 5% के आसपास है। नाउ सेस इज व्हाट, इसमें मिनिमम इनकम क्राइटेरिया नहीं होता। अगर कोई आपका 70,000 भी अगर अर्न कर रहा है मंथली तो वो भी सेस पे करेगा, और अगर कोई आपका 5 लाख पे अर्न कर रहा है वो भी सेस पे करेगा, और अगर कोई 1 करोड़ भी पे कर रहा है वो भी आपका सेस पे करेगा 5%। सो irrespective of the income you're earning, you're paying a cess in here, whereas in case of surcharge आपकी एक मिनिमम इनकम होना चाहिए, उसी के बाद आप सरचार्ज पे करते हो। यहाँ पे पर्पस पे कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने पर्पस अचीव कर लिया तो ये टैक्स भी उसके बाद क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन सेस एंड सरचार्ज। द पर्पस इज डिफरेंट, कि सेस के केस में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है, कोई मिनिमम इनकम क्राइटेरिया नहीं होता। लेकिन सरचार्ज के केस में आपका जो आपके सेस के केस में, जो सरचार्ज के केस में मिनिमम इनकम क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन मिनिमम इनकम क्राइटेरिया था आपके सरचार्ज के केस में। तो सरचार्ज के केस में मिनिमम इनकम क्राइटेरिया होता है पर कोई स्पेसिफिक आपका पर्पस नहीं होता। लेकिन सेस के केस में आपका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है पर मिनिमम इनकम क्राइटेरिया नहीं होता। तो आपका एक में इंक्लूजन है, एक में एक्सक्लूजन। अच्छा, एक चीज और खास बात, और अगर सेस देखा जाए तो जब सेस कैलकुलेट करते हैं तो उसको टोटल टैक्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में सेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द टैक्स दैट पर्सन हैव पेड प्लस सरचार्ज दैट इज बीइंग पेड, और ये जो आप पे कर रहे हैं इसके ऊपर आपका सेस लगेगा। इसका मतलब 10 पर्सन ए, अगर हमारी कंट्री में, अब आप सिनेरियो इसमें ले सकते हैं, अगर हमारी कंट्री में कोई पर्सन इज अर्निंग 100 करोड़, सरचार्ज तो उस पर लगेगा ही 5%। 100 करोड़ दैट पर्सन वाज अर्निंग, 30% का जब पहला टैक्स हुआ तो 30 करोड़ उसने पे किए पहली बार। दूसरी बार उसने सरचार्ज पे किया तो आपका सरचार्ज लगा 1.5 करोड़ के आसपास, तो उसने 31.5 करोड़ पे किए। अब सरचार्ज तो है ही, दिस पर्सन विल पे सेस एज वेल, बिकॉज सेस तो सब पे लगता है। आप सरचार्ज पे कर रहे हैं या नहीं, आपकी मिनिमम इनकम है या नहीं। इस केस में 70K वाला सरचार्ज नहीं पे करेगा, बट समवन इज अर्निंग 1 करोड़ अ मंथ, तो वो 12 करोड़ आपका अर्न कर रहा होगा। या फिर हम बोले कि अगर बाय द वे किसी की इनकम 10 करोड़ अ मंथ हो रही है तो आसानी से सालाना इनकम 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। नाउ दिस पर्सन विल हैव टू पे सेस एज वेल, और वो सेस किस पे करेगा, 31.5 करोड़ के इंटू 5/100, राइट। तो इससे जो 1 करोड़ के आसपास और आपकी 1.5 करोड़ के 1.9 करोड़ के आसपास जो आ जाती है वो भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो 31.5 प्लस आप 1.9 के आसपास ऐड कर दीजिए, तो इसमें 33 करोड़ के आसपास दिस पर्सन विल बी पेइंग टैक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा डिफरेंस आता है सेस और सरचार्ज के बीच में। पहला पर्पस, दूसरा हमने क्या देखा कि मिनिमम इनकम है या नहीं। तीसरा, इफ अ पर्सन, जो सेस है वो किस पे लगता है, सेक्स टोटल टैक्स पे लगता है सेस आपका। तो जब सेस लगता है तो हम ये देख लेते हैं कि वो पर्सन ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर रहा है, जो आपका टैक्स पे कर रहा है, राइट। फिर जो सरचार्ज के बाद जो टैक्स बनता है वो जो सम होता है उसके ऊपर जाके आपका सेस लगता है। तो जब आप सेस पे करने जाते हो देन सेस इज इक्वल्स टू जो आपने टैक्स पे किया प्लस जो आपने सरचार्ज पे किया उस पे आप सेस पे करते हो। ये आप खास बात ध्यान रखेंगे। दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग सेस एंड सरचार्ज। आई होप आपको समझ में आ गई हो सेस एंड सरचार्ज क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सेस एंड सरचार्ज में खास बात ये होती है, जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, कि ये एक्चुअली जो आपके पे करते हैं ये आपकी मतलब स्टेट के साथ शेयर होती है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है ये चीज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और अगर सेंटर चाहे तो स्टेट के साथ वो शेयर कर सकती है। इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ सेंटर इन दिस केस। और यहीं से हमारी फेडरलिज्म की कहानी शुरू होती है विद आर्टिकल 269 एंड 271 से लेके। अब इन आर्टिकल को समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 269 डील्स विद वो टैक्सेस जिस केस में क्या होता है, सेंटर आपकी लिवाई करती है, सेंटर आपकी कलेक्ट भी करती है, बट स्टेट को असाइन कर देती है ये रेवेन्यू। ये आर्टिकल 269 में है।
आर्टिकल 270 में वो टैक्सेस हैं जो कि आपकी सेंटर या स्टेट लिवाई कर रहे हैं, बट ये आपका सेंटर के पास होता है, बट ये डिविजिबल पूल में जाते हैं, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 41% स्टेट के पास जाता है और रेस्ट जो होता है आपका 60% के आसपास वो जाता है सेंटर के पास। 59% आपका सेंटर के पास जाता है। एंड आर्टिकल 271 में वो आते हैं आपके सरचार्ज या सेस। ना दिस इज सरचार्ज और सेस जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं और जो कि सेंटर को स्टेट के साथ शेयर नहीं करना होता। इफ सेंटर वांट्स इट विल नॉट शेयर विद द स्टेट। नाउ इन अ फेडरलिज्म जो आपकी स्टेट्स होती हैं वो ये प्रेफर करती हैं कि आर्टिकल 269 के अंदर टैक्सेस को प्रेफर करेंगी और आर्टिकल 270 में जो टैक्सेस हैं उनको स्टेट प्रेफर करती हैं, बिकॉज इस केस में उनको रेवेन्यू मिल रहा है। और फेडरल स्टेट में जो आपका फेडरल सिस्टम है, स्टेट को भी रेवेन्यू की जरूरत होती है, बट अगर सेंटर अपना मोस्ट ऑफ द टैक्स सरचार्ज के नाम में कैलकुलेट करने लगे ना, इन दिस केस सेंटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन कि वो स्टेट के साथ रेवेन्यू शेयर करे। यहीं से आपकी मेन प्रॉब्लम होती है स्टेट्स की, राइट? क्योंकि स्पेसिफिकली आप यहां समझेंगे जीएसटी के केस में कि जीएसटी के केस में पेट्रोल, डीजल और लिक्विड को जीएसटी से बाहर रखने की कोशिश की गई। इसका कोशिश की गई है कि सेंटर ही इस पे जो स्टेट है वो टैक्स लगाएं और वो इकट्ठा करे। ये देखिए, इस केस में स्टेट इन पे टैक्स लगाती है और वही कलेक्ट करती है। नाउ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स इन दीज केसेस। जब स्टेट इनको टैक्स कलेक्ट करती है, बट यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि ये थी तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर किस तरीके से जो सेंटर है वो इस पावर को भी अपने पास ले आती है। आर्टिकल ने बहुत अच्छे से एग्जांपल में समझाया ये चीज। वो बोलती है कि यूजिंग आर्टिकल 271 सरचार्ज वाला जो क्लॉज है, धीरे धीरे सेंटर क्या कर रही है, स्टेट के फिस्कल पावर में इंक्रोच कर रही है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। जैसे पेट्रोल और डीजल जो है वो स्टेट के पास है कि वो टैक्स लगाएंगे, बट अब यहाँ पे स्टेट क्या करती है, स्टेट प्लेज अ गेम इन है जो सेंटर है। नाउ दिस इज एन एग्जांपल। बोलते हैं पेट्रोल प्रोडक्ट पे कम से कम 3.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स के थ्रू, बट एक्चुअली इसमें से जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है जो स्टेट लगाते हैं उससे सिर्फ 1800 करोड़ का टैक्स लग रहा है। रेस्ट 2.3 करोड़ सेस की फॉर्म में आता है। ये किसके पास गया, सेंटर के पास। और बाकी आपकी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ये भी सेंटर के पास चला गया। नाउ इन दिस केस आर्टिकल सेज कि ऑफ दी 9 जो आपका 100% टैक्स कलेक्ट होता है, सिर्फ 4% आपका डिविजिबल पूल में जा रहा है और इस 4% का भी सिर्फ 41% उनको मिलेगा। समझ में आया? दे आर गेटिंग ओनली 4% ऑफ द टैक्स कि 3.7 लाख करोड़ का सिर्फ 1800 करोड़ स्टेट कलेक्ट कर रही है। ब्रेस्ट इज अंडर सेस, जबकि पेट्रोल पे कौन टैक्स लगाने वाला है, स्टेट। पेट्रोल पे तो स्टेट टैक्स लगाएंगी ना, बट थ्रू द यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज मैक्सिमम रेवेन्यू एक्चुअली सेंटर कलेक्ट कर रही है, स्टेट को वो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। दिस इज वाज द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि आर्टिकल 271 में सरचार्ज और सेस के क्लॉज को बहुत ज्यादा जो सेंटर क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है। ना आर्टिकल ऑल्सो सेज कि दिस इज नॉट जस्ट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल है। जैसे आपका जीएसटी के बाद बहुत सारी पावर स्टेट से छीन ली गई थी, जैसे टैक्स इम्पोज करने की पावर, क्योंकि वो चली गई थी आपके सेंटर के पास और सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। जीएसटी काउंसिल अब डिसाइड करने लगी है। बट आर्टिकल सेज कि बहुत एक चीज और देखी गई थी कि उस समय जब स्टेट से पावर ली गई थी तो उनको कंपनसेशन प्रॉमिस किया गया था कि जो उनके रेवेन्यू था उसमें कोई कमी नहीं आएगी, कि अगर वो पहले 9 लाख करोड़ कोई स्टेट अगर कमा रही है तो बाद में भी 9 लाख करोड़ ही कमाएगी, उनके रेवेन्यू कम नहीं होगा। टू द एक्सटेंट सेंटर ने प्रॉमिस किया था कि कम से कम 16% का जो टैक्स है वो लगेगा ही। 16% के टैक्स पे जो भी बेनिफिट होगा वो सेंटर के पास जाएगा, बट स्टेट के पास जाएगा। बट एक्चुअली आपका टैक्स धीरे धीरे 16% से कम होकर 11% हो चुका है, साथ में इन्फ्लेशन हो चुकी है। इसका मतलब स्टेट के पास रेवेन्यू कम हो रहा है, जितना प्रॉमिस किया गया था स्टेट को वो नहीं मिला है। नाउ दिस वाज इन न्यूज़ काफ़ी हद तक था जब केरला ने बोला कि पैंडेमिक के टाइम पे क्राइसिस है, क्राइसिस के टाइम पे स्टेट्स का एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट क्या स्टेट के पास पैसा है? मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू तो सेंटर के पास, एंड सेंटर इज नॉट शेयरिंग दैट रेवेन्यू विद द स्टेट। ऑल्सो प्रोवाइडेड, आज हम जितना हद तक हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं सिविलाइजेशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और आपका प्रोग्रामिंग
अब आपके डिसेंट्रलाइज स्टेट या लोकल लेवल पे होता है, जब इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग आपका लोकल लेवल पे हो रहा है तो क्या उनको मनी अलोकेशन भी लोकल लेवल पे नहीं होना चाहिए? दिस इज व्हाट स्टेट इज टॉकिंग अबाउट। स्टेट इसी डिफॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में तो पहली जो प्रॉब्लम थी वो सरचार्ज की बोली आर्टिकल ने। दूसरी प्रॉब्लम बोली जीएसटी के बाद जो उनको मतलब एक तरीके का धोखा उनको देखने को मिला कि रेवेन्यू न्यूट्रल स्टेट जो था, कि स्टेट का रेवेन्यू कम नहीं होगा, उनको वो रेवेन्यू मिलता ही रहेगा चाहे कंपनसेशन की फॉर्म में क्यों ना हो, वो भी इनको नहीं मिला। देन आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर इज अ राइजिंग कॉर्पोरेटाइजेशन एट द सेंट्रल लेवल। Article says, if you read about national monetization pipeline, I have discussed कि national monetization pipeline क्या है, उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप लिंक में जाके देख सकते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर जो हमारी जो सेंटर है, इट इज सेड कि वो बहुत सारे एसेट्स को बेच रही है और इनफैक्ट वो कॉर्पोरेट्स के पास जा रहे हैं। तो आर्टिकल सेज कि एक तो पहली बात जो नेशनल एसेट्स हैं वो आपके बिक रहे हैं और साथ में जो कॉर्पोरेट हैं उनके ऊपर कम टैक्स लग रहा है। इन अ वे हो क्या रहा है कि जो पब्लिक मनी है वो कॉर्पोरेट्स के पास जा रहा है कंपनसेशन की फॉर्म में, कि अगर वो नुकसान भी हो जाता है, अगर वो बैंकरप्टी हो जाता है, एनपीएस अगर उसके हो जाते हैं, तो भी स्टेट सेंटर किसी ना किसी तरीके से उनको बचा रहा है। सो आर्टिकल थोड़ा और लेफ्टिस्ट एंगल लेके बोलता है कि इवन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कॉर्पोरेटाइजेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। चलिए उस सवाल को छोड़ देते हैं, बट सरचार्ज और सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें रेज किया गया था। अब इसका असर क्या हो रहा है? ओवरऑल दिस इज इम्पैक्टिंग द फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब जो एक फेडरलिज्म इज अ बैलेंस जिस पे हमारी कंट्री रन करती है। मतलब अगर सेंटर अगर आपको ढांचा प्रोवाइड करता है तो स्टेट वो व्हील्स हैं जो कि उसको आगे लेके जाती हैं। और जब ये आपका पॉलिटिकल फेडरलिज्म हो या आपका सोशल फेडरलिज्म होता है या आपका फिजिकल फेडरलिज्म होता है, और जब आप स्टेट से ये पावर खत्म कर देते हो, इन अ वे आपकी गाड़ी अच्छे से आगे नहीं चल सकती। इफ दिस इज सेंटर देन दीज आर स्टेट्स। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल फेडरलिज्म का ध्यान रखा जाए। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स को भी ब्रीच करता है, जो कि स्टेट को भी अच्छा अधिकार देने की बात करता है, जिससे कि वो जो हमारी पॉलिसीज प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट कर सके। अगेन देखा जाए इससे ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट खत्म होती है। ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट के साथ जो स्टेट के पास फ्रीडम होती है पैंडेमिक से डील करने की, वो भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होती है। बिकॉज बार बार यही बात बोली जा रही है कि अब जो स्टेट जितना ऑटोनॉमी के साथ एक्टिवली इंगेज करती है, वो उतने ही अपने सिटीजन को बचाने की कोशिश करती है। और इसके फाइन एग्जाम्पल हमारे उड़ीसा एंड केरला वगैरह हैं भी। Now it is very important and it is high time as well कि स्टेट को पास थोड़ी फिजिकल पॉलिटिकली पावर डिवॉल्व की जाए विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट जो हमारी कंट्री के प्रोग्रेस की बात है वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो सके। आई होप ये एडिटोरियल आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो। नाउ दैट इज द केस, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.